हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक होते हैं, पर सवाल ये है कि हमारा संविधान इस शक्ति को कैसे नियंत्रित करता है। आज हम सरकार की उसी मशीनरी को समझने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वो इंजन रूम है जो न सिर्फ सरकार चलाता है, बल्कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को जवाबदेह भी बनाता है। चलिए संविधान की किताब से ही शुरू करते हैं। आर्टिकल 74 और 75 ये पूरे ढांचे की बुनियाद है। आर्टिकल 74 से हमें क्या पता चलता है? आर्टिकल 74 सीधी और स्पष्ट बात कहता है। पहला, कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह यानी एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। ये लाइन संसदीय प्रणाली की आत्मा है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा एक काउंसिल की सलाह पर करेंगे। पर क्या ये सलाह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या वाकई में राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर देखिए आर्टिकल 74 का दूसरा हिस्सा आता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही सलाह दोबारा भेज देती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाउंड है, बंधे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब सलाह की प्रक्रिया गोपनीय है और राष्ट्रपति की शक्ति भी एक तरह से सीमित है। अब आते हैं आर्टिकल 75 पर, जो मंत्रियों की नियुक्ति और शर्तों के बारे में है। हाँ, आर्टिकल 75 में कई बातें हैं। पहली, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि अपनी टीम चुनने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। और ये टीम कितनी बड़ी हो सकती है? क्या इस पर कोई सीमा है? पहले तो अक्सर बहुत बड़ी बड़ी मंत्रिपरिषद देखने को मिलती थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पहले कोई सीमा नहीं थी, जिस वजह से राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के लिए जंबू कैबिनेट बनाने का चलन शुरू हो गया था। इससे सरकारी खजाने पर जबरदस्त बोझ पड़ता था और प्रशासन में भी दिक्कतें आती थीं। इसी समस्या को रोकने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। ओके, परीक्षार्थी इस संशोधन का साल और नंबर दोनों ही नोट कर लें, यह अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और इस संशोधन ने क्या सीमा तय की? इस संशोधन ने तय किया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसने सरकारों को सिर्फ जरूरत के हिसाब से मंत्री बनाने के लिए बाध्य किया, राजनीतिक मजबूरियों के तहत नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा सुधार था। इसी आर्टिकल 75 में एक और बात है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका असल में क्या मतलब है? इसका व्यवहारिक मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। वे ऐसा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा या उनका भरोसा खो चुका है, तो वे राष्ट्रपति से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य ही न हो? हाँ बिल्कुल, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन एक शर्त के साथ। कोई भी व्यक्ति जो एमपी नहीं है मंत्री बन सकता है, पर उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा। 6 महीने के अंदर? जी, अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हाल के वर्षों में हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं, जैसे एस जयशंकर जब पहली बार विदेश मंत्री बने थे। ठीक है, अब कुछ और जुड़े हुए आर्टिकल्स देखते हैं, जैसे आर्टिकल 77, 78 और 88। आर्टिकल 77 कहता है कि सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व एकता और औपचारिकता में है। आर्टिकल 77 ये सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार एक इकाई के रूप में काम करे। सरकार के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस, सारे सरकारी आदेश प्रेसिडेंट के नाम से ही जारी होते हैं। इससे सरकार को एक सिंगल ऑफिशियल वॉइस मिलती है। तो अगर सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति को ये जानने का हक है कि सरकार क्या फैसले ले रही है? बिल्कुल, और यहीं पर आर्टिकल 78 तस्वीर में आता है। ये आर्टिकल सीधे सीधे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। इसमें सबसे प्रमुख कर्तव्य यही है कि पीएम मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों और प्रशासन से जुड़ी सभी बातों की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
ये पीएम और प्रेसिडेंट के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद का चैनल है। ये पीएम का संवैधानिक कर्तव्य है। और आर्टिकल 88? वो मंत्रियों को कुछ विशेष अधिकार देता है ना? हाँ, आर्टिकल 88 एक मंत्री को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार देता है। वो किसी भी संसदीय समिति का सदस्य भी बन सकता है जिसका उसे मेंबर बनाया गया हो। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, वो वोट सिर्फ उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। ये तो हो गई संवैधानिक बनावट। पर अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस व्यवस्था की आत्मा है, मंत्रियों की जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें सामूहिक, व्यक्तिगत और विधिक 3 तरह की जिम्मेदारियां हैं। चलिए सामूहिक उत्तरदायित्व से शुरू करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संसदीय प्रणाली का बेडरॉक प्रिंसिपल है, इसका आधार है। आर्टिकल 75 में साफ लिखा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के प्रति। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह काम करती है। किसी एक मंत्री का फैसला पूरी सरकार का फैसला माना जाता है। इसके लिए एक मशहूर कहावत भी है, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। बिल्कुल, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसका सबसे बड़ा व्यवहारिक रूप है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन असलियत में क्या ऐसा होता है? क्या मंत्री वाकई एक टीम की तरह सोचते हैं या फिर वे अपने मंत्रालय और अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को प्राथमिकता देते हैं? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। सैद्धांतिक रूप से उन्हें एक टीम की तरह ही काम करना होता है। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो उस फैसले को स्वीकार करे और सार्वजनिक रूप से उसका बचाव करे, या फिर वो इस्तीफा दे दे। अच्छा। हमारे इतिहास में इसके उदाहरण भी हैं। 1953 में हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण डॉक्टर BR अंबेडकर का इस्तीफा इसी सिद्धांत का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, ये तो हुई सामूहिक जिम्मेदारी। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इसका सिद्धांत भी आर्टिकल 75 में ही है। जैसा हमने पहले बात की, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि एक मंत्री अपने विभाग के कामकाज के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार है। अगर किसी मंत्री के विभाग में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो प्रधानमंत्री उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राष्ट्रपति से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। भले ही सरकार के पास बहुमत हो। जी, भले ही सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो। ये दिलचस्प है। अब तीसरे और सबसे अनोखे उत्तरदायित्व पर आते हैं, विधिक उत्तरदायित्व या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत ही रोचक तुलना है, खासकर जब हम इसे ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं। भारत में मंत्रियों की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब सरकार के किसी भी आधिकारिक आदेश पर जो राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है, किसी मंत्री के जवाबी हस्ताक्षर मतलब काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। और ब्रिटेन में व्यवस्था इससे अलग कैसे है? ये अंतर क्यों है? ब्रिटेन में ठीक इसका उल्टा है। वहाँ मंत्रियों की विधिक जिम्मेदारी होती है। वहाँ एक पुरानी कहावत है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, जिसका मतलब है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसलिए राजा के हर सार्वजनिक आदेश पर किसी न किसी मंत्री का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगर वो आदेश कानून का उल्लंघन करता है तो उस मंत्री पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है, राजा पर नहीं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई? क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? बिल्कुल, इसके पीछे सोच ये थी कि अगर मंत्रियों पर कानूनी कार्रवाई का डर बना रहेगा तो वे राष्ट्रपति को निडर और स्पष्ट सलाह देने से हिचकिचाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक उत्तरदायित्व यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेही को कानूनी उत्तरदायित्व से ज्यादा मजबूत और प्रभावी माना। ये जिम्मेदारियों का बंटवारा तो समझ आ गया है, लेकिन ये मंत्री परिषद जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बनती कैसे? इसमें कौन कौन लोग होते हैं और उनके पावर लेवल्स में क्या फर्क होता है? देखिए, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें पद के हिसाब से 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये गृह, रक्षा, वित्त, विदेश जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। ये सरकार की नीति निर्धारण का केंद्र होते हैं और कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है राज्य मंत्री या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की। इनमें भी 2 तरह के मंत्री हो सकते हैं।
कुछ को मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है और वे कैबिनेट मंत्री की तरह ही अपने विभाग के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। तो क्या वो कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं? नहीं, वो कैबिनेट की बैठकों में तभी हिस्सा लेते हैं जब उन्हें विशेष रूप से बुलाया जाए। और दूसरे वो राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। और सबसे आखिरी श्रेणी, तीसरी और आखिरी श्रेणी है उपमंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर्स की। इन्हें कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। इनका मुख्य काम कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता देना होता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, खासकर परीक्षार्थियों के बीच। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। इनके बीच का फंडामेंटल अंतर क्या है? ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बेहद जरूरी सवाल है। इसे ऐसे समझिए, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक स्कूल के पूरे स्टाफ की तरह है, जिसमें सारे टीचर्स और कर्मचारी शामिल हैं। ये एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 तक मंत्री हो सकते हैं। और ये एक संवैधानिक निकाय है ना? जी हाँ, इसका जिक्र सीधे संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट? मंत्रिमंडल उस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का वो छोटा पावरफुल ग्रुप है जो स्कूल के सारे बड़े फैसले लेता है। ये एक छोटा निकाय है जिसमें सिर्फ 15 से 20 सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा है, उसका न्यूक्लियस है। अच्छा। और एक रोचक तथ्य ये है कि कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था ही नहीं। सच में? जी, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। तो फिर असली शक्ति किसके पास होती है? कागजों में तो मंत्रिपरिषद बड़ी है। कागजों में शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन असलियत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैबिनेट के पास ही होती है। सही। सरकार की सभी नीतियां, सभी महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ही लेती है। हाँ। मंत्रिपरिषद तो बस उन फैसलों पर मोहर लगाती है। इसीलिए कैबिनेट को सरकार का दिल या पॉलिसीज का मैग्नेट भी कहा जाता है। इसी से जुड़ी एक और अवधारणा है, किचन कैबिनेट। ये क्या है? किचन कैबिनेट एक और भी छोटा और पूरी तरह से अनौपचारिक इनफॉर्मल निकाय है। इसमें प्रधानमंत्री और उनके 2 से 4 सबसे भरोसेमंद सहयोगी होते हैं। ये सहयोगी कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं या फिर पार्टी के कोई नेता या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। ये वो इनर सर्कल है जहां प्रधानमंत्री सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दों पर सलाह मशवरा करते हैं। तो कई बार यही सत्ता का असली केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। कई बार खासकर मजबूत प्रधानमंत्रियों के दौर में, जैसे इंदिरा गांधी के समय में, किचन कैबिनेट ही सत्ता का वास्तविक केंद्र बन जाता है, जहां पर्दे के पीछे फटाफट बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसे इनर कैबिनेट या अ सर्कल विद इन अ सर्कल भी कहते हैं। तो ये एक तरह से सत्ता के 3 स्तर हो गए। सबसे बड़ा और संवैधानिक निकाय मंत्रिपरिषद, उसके अंदर वास्तविक शक्ति का केंद्र मंत्रिमंडल, और उसके भी कोर में एक अनौपचारिक पर बेहद शक्तिशाली किचन कैबिनेट। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। चलिए, आज की चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से याद रखने ही रखने हैं। पहला, आर्टिकल 74 और 75 के प्रावधान। दूसरा, 91वां संविधान संशोधन 2003 और मंत्रिपरिषद के आकार की 15% की सीमा। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति, वो भी पीएम की सलाह पर। बिल्कुल। चौथा, भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली से एक बड़ा अंतर है। और पांचवा, मंत्रिपरिषद, जो कि एक बड़ा संवैधानिक निकाय है, और मंत्रिमंडल, जो कि एक छोटा वास्तविक शक्ति केंद्र है, इनके बीच का स्पष्ट अंतर। आज के इस गहन विश्लेषण के बाद एक विचार छोड़ जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत सामूहिक निर्णय और सामूहिक जवाबदेही पर आधारित है। लेकिन किचन कैबिनेट जैसी अनौपचारिक और अत्यधिक शक्तिशाली व्यवस्था का उदय क्या इस सामूहिक सिद्धांत को कमजोर नहीं करता और सत्ता को कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित करके एक तरह की प्राइम मिनिस्टेरियल सरकार को जन्म नहीं देता? इस पर सोचिएगा।